मेरी ये वीडियो पिछली ही वीडियो की कंटिन्यूशन है। आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस में वो कौन सी चेंजेस बॉडी में आती हैं जिसकी वजह से सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें मेंसेस का डिस्टर्ब हो जाना, अंडों का ना बनना, हमल का ना ठहरना, मुंह पर चेहरे पर बाल आना, मुंह पर दाने निकलना और वज़न का बढ़ जाना। इन सब के पीछे क्या चेंजेस होती हैं जिस वजह से ये बॉडी में चेंजेस आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। मेरी ये वीडियो पिछली ही वीडियो की कंटिन्यूशन है। आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस में वो कौन सी चेंजेस बॉडी में आती हैं जिसकी वजह से सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें मेंसेस का डिस्टर्ब हो जाना, अंडों का ना बनना, हमल का ना ठहरना, मुंह पर चेहरे पर बाल आना, मुंह पर दाने निकलना और वज़न का बढ़ जाना। इन सब के पीछे क्या चेंजेस होती हैं जिस वजह से ये बॉडी में चेंजेस आती हैं। जैसे कि वक्त गुज़रने के साथ साथ अगर हम आज से 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो ये बीमारी बहुत कम थी। हार्डली 10 में से कोई एक फ़ीमेल ऐसी होती थी जिसको पीसीओएस होता था, लेकिन ये अब बहुत बढ़ गई है। जितने भी पेशेंट चेक कराने आते हैं, हर तीसरे से चौथी फ़ीमेल पीसीओएस की पेशेंट होती है। तो ऐसी क्या तब्दीलियाँ हमारी लाइफस्टाइल में आ गई हैं या क्या सी चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ गई है। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करें तो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो गया। वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया जिसके अंदर हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, हमारी फ़िज़िकल वर्क ख़त्म हो गया है, हमारे एक्सरसाइज करने की हैबिट ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बॉडी चेंजेस आ जाती हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा जो मेन फैक्टर हमारे पास आ जाता है इसको है वो हमारी डाइटरी चेंजेस, कि हमारी डाइट में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। पहले लोग ऑर्गेनिक डाइट लेते थे, नेचुरल फूड खाते थे और जितनी भी हमारी फूड थी वो हमारी प्रोसेस फूड कम होती थी, नेचुरल ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जितनी भी फूड आ रही है, चाहे वो हम पोल्ट्री यूज़ कर रहे हैं, सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, जो भी हैं वो सारी ऑर्गेनिक है। जितनी भी पोल्ट्री यूज़ आ रही है उसमें जितनी भी उनको पोल्ट्री को बढ़ाने के लिए मेडिसन या स्टीरॉयड यूज़ की जाती हैं, उनका इफेक्ट उनके गोश्त में ज़रूर जाता है, जो कि हमारी फ़ीमेल की ओवेरियन हेल्थ पर या उनके हार्मोनल स्टेटस पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट डालता है। दूसरा, जितनी भी प्रोसेस फूड हैं, जितनी भी इनका यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल हमारी डाइट से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिस्म में फ़ैट के अंदर चेंजेस आती हैं, कुछ हमारे जीन्स में भी चेंजेस आ जाती हैं, उसके अंदर भी म्यूटेशन आ जाती हैं जो कि इस बीमारी के होने का वजह बनती हैं। और कुछ फ़ीमेल्स में देखा गया है, स्पेशली वो फ़ीमेल्स जिनके अंदर जिनको ओबेसिटी नहीं होती, वज़न ज़्यादा नहीं होता, उसके बावजूद उनको पीसीओएस होता है, उनमें देखा गया है कि उनकी जीन्स में ऐसे चेंजेस आ गए हैं, ऐसी म्यूटेशंस हो गई हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पीसीओएस की तरफ चली गई है। अब हम डिस्कस करते हैं पीसीओएस में ऐसी क्या बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये सारी अलामात फ़ीमेल्स में आती हैं। जो इसका मेन कल्प्रिट है पीसीओएस में वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि सबसे पहले जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है कि इंसुलिन होती तो है लेकिन बॉडी इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। इसमें जो मेन फैक्टर आता है या मेन चेंजेस आती हैं वो है कि जिस्म के अंदर जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जो जिस्म में चर्बी की मिकदार या एडिपोज टिश्यू बढ़ना शुरू होती है। जब जिस्म में एडिपोज टिश्यू या चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये जो चर्बी है जिस्म में एक इम्यून मॉड्यूलेटर का या एंडोक्राइन ऑर्गन का काम करती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लेप्टिन, साइटोकाइंस, एडिपोनेक्टिन रिलीज़ होते हैं, कुछ साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं। ये जाके क्या करते हैं कि जो इंसुलिन का काम करने का पाथवे होता है, जिससे इंसुलिन अपना प्रॉपर काम करती है, उसके पाथवे को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन होने के बावजूद वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करवाती और इसे कहते हैं कि इंसुलिन होने के बावजूद अपना काम ना करे और इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। नतीजन इंसुलिन का काम जिस्म में क्या होता है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे जिस्म की ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जब जिस्म में इंसुलिन हुआ है लेकिन वो अपना प्रॉपर काम नहीं करती, नतीजे जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर पैदा होती है वो बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं होती, जिसकी वजह से मुसलसल ब्लड शुगर हाई लेवल रहने की वजह से बॉडी और इंसुलिन बनाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। नतीजन जिस्म एक हाइपर इंसुलिनीमिया की फ़ेज़ में चली जाती है।
जब जिस्म में इंसुलिन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जाकर हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर जाके असर करती है या उसको जाके स्टिमुलेट करती है। वहाँ से लुटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है, FSH हार्मोन निकलता है। ज़्यादा ये जाके वहाँ पे लुटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन करती है एज़ कम्पेयर टू FSH हार्मोन। ये हार्मोन जाके ओवरीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, ओवरीज़ के उन सेल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं जो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस हैं, थीका ल्यूटियल सेल्स पे। ये एंड्रोजन्स अब जिसमें ज़्यादा एंड्रोजन्स बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा LH आ रहा है, ये जिस वजह से जिसमें एंड्रोजन्स की मिकदार बढ़ जाती है। एंड्रोजन मीन्स मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन लेवल की मिकदार बढ़ जाती है। जब एक तो इंसुलिन ने क्या किया कि LH को बढ़ा दिया, LH ने जाके एंड्रोजन्स को बढ़ा दिया। दूसरा, इंसुलिन की जो जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये वाली इंसुलिन जो जिसमें मौजूद तो है लेकिन प्रॉपर काम ना करने की वजह से लिवर के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती है और लिवर में एक प्रोटीन्स बनती है जिसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन क्या करती हैं, नॉर्मली ये बॉडी में बनती होती हैं, जिसमें जितने भी एंड्रोजन्स बन रहे होते हैं, नॉर्मली बन रहे होते हैं, उनको जाके बाइंड कर लेती हैं और जितने भी हार्मोन जो बाइंड फॉर्म में होते हैं वो जिस्म पर बुरे असरात नहीं डालते या वो अपने असरात नहीं शो करते। अब ये इंसुलिन जाके इफ़ेक्ट करती है लीवर पर और लीवर के अंदर उस प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। अब क्या होता है कि जिसमें जो जितने भी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। सेक्स हार्मोन ग्लोबुलिन्स कम हो गई, उधर से एंड्रोजन ज़्यादा हो गए। नतीजतन क्या निकलता है कि जिस्म के अंदर फ्री एंड्रोजन्स या फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब भी जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल फ्री होगा तो वो अपने इफेक्ट शो करे, जिसमें क्या हो जाता है कि फ़ीमेल्स के मुंह पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। ख़ास तौर पे अपर लिप्स पे, चिन पर, गर्दन पर, मुंह पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सर के बाल स्पेशली सेंटर में बालों झड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा बात करें चाहे उनकी वॉइस भी चेंज हो जाती है। अब ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ये ओवरीज़ के जितने भी अंडे बन रहे होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, उनकी जाके उनकी ग्रोथ को रोक देता है। अब जितने भी ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, ना ओव्यूलेशन होती है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होती तो मेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, डेट आपकी आगे चली जाती है, प्रोलॉन्ग मेंसेस आ जाते हैं। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से उस फीमेल को प्रेगनेंसी भी नहीं होती, या ओव्यूलेशन होती है कभी होगी कभी ना हुई, तो बाय चांस इन फीमेल्स में प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन यह है कि बहुत जो नॉर्मल पैटर्न है ओव्यूलेशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जो फॉलिकल हैं ये क्या करते हैं, जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन बना रहे होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर साइकिल में 2 से 3 फॉलिकल बनना शुरू होते हैं। एक फॉलिकल मैच्योर होता है, वो बस्ट होता है, उसके बस्ट होने से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और मेंसेस आ जाते हैं या प्रेगनेंसी हो जाती है। अब इस फीमेल्स में ये सारा प्रोसेस शट डाउन में चला जाता है। फॉलिकल बन रहे होते हैं, बल्कि ज़्यादा फॉलिकल बनते हैं, लेकिन वो सारे फॉलिकल क्या होते हैं वो उसी फेज़ में रुक जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाते रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है, जिसमें ईस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है। जब जिस्म में मुसलसल ईस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा रहती है तो जिस वजह से जो यूट्रस है उसके अंदर की जो लाइन जो माहवारी बनाती है वो मोटी और थिक होना शुरू हो जाती है। और मुसलसल ये पैटर्न जब चलता रहता है तो वक्त के साथ उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं और वो आगे जाकर बच्चेदानी के कैंसर या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का वजह बनते हैं। और जब मुसलसल शुगर लेवल हाई रहती है तो ये जो मुसलसल शुगर हाई लेवल ज़्यादा रहती है, क्योंकि इंसुलिन तो होती है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो जाती, ये शुगर फर्दर प्रोटीन में चेंज होती है और ज़्यादातर वो फ़ैट में चेंज होती है। जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतनी ज़्यादा फ़ैट बनेगी और जो मोटापा है वो बढ़ता जाता है। दूसरा, जितनी ये शुगर ज़्यादा होती है ये मुसलसल आपके पैंक्रियाटिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, इंसुलिन बनती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं वो थक जाते हैं बना के, और एक ऐसी स्टेज आती है कि वो उस लेवल की इंसुलिन नहीं बनाते, जिस वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। फ़ैट की जिसमें बढ़ने की वजह से जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नतीजन क्या निकलता है, जो जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको PCOS शुरू की ज़िंदगी में होता है, अर्ली लाइफ में होता है, उनको लेट एज में जाकर टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल कैंसर, हार्ट अटैक, इन चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सारे डिस्कशन से क्या चीज़ हमने समझी कि जो मेन फैक्टर है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस और जिस्म के अंदर चर्बी की मिकदार का बढ़ना। तो जब भी कोई पेशेंट PCOS का, उसको हमने यही एडवाइस करते हैं कि अपने
वज़न को कम करें, जिस्म में चर्बी की मिकदार को कम करें। जब चर्बी की मिकदार कम होगी तो ये साइकिल टूट जाएगा। ना चर्बी की मिकदार ज़्यादा होगी, ना वो ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बढ़ रही है वो कम होती जाएगी। दूसरा, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो जितनी डाइट जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो जिनका शुगर लेवल हाई होता है, क्योंकि बॉडी में तो पहले ही बहुत ज़्यादा शुगर है और वो शुगर बॉडी यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रही और जिसके अंदर में मोर इंसुलिन बनती जा रही है, तो वो ऐसी डाइट ना लें जिसके अंदर चीनी आ जाती है, मैदे वाली चीज़ें आ जाती होती हैं, चावलों का इस्तेमाल है, आलू का इस्तेमाल है, वो सारी फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है उनका इस्तेमाल कम कर दें। इस अपनी लाइफ़स्टाइल में इतनी मॉडिफिकेशन करके, मतलब वज़न को कम करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको समझ आएगा कि ये बीमारी किस तरह से फ़ीमेल की बॉडी को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह से इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ा जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इस बीमारी को इलाज के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं और इसके लिए हमें कौन सी मज़ीद बेहतर डाइट लेनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकें या इससे लड़ सकें। मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।